अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि रोशनी हमारी कायनात की पैगाम रसा है, मैसेंजर है। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन कायनात की आती है वो तमाम की तमाम रोशनी से, और अगर ब्रॉडर सेंस में मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से हम तक पहुंचती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खतूत हैं जो कि बाहर की यूनिवर्स से हम तक पहुंच रहे हैं। उन खतूत को पढ़ पढ़ कर हम कायनात के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, हम कायनात के बारे में जानते हैं, मालूमात हासिल करते हैं कि कायनात कैसे काम कर रही है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनमें रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स भी हो सकती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, गैमा रेज, एक्स रेज, ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो उसके बाद उनको स्टडी किया जाता है, और जब उनको स्टडी किया जाता है तो इस डिसिप्लिन को, इस प्रोसीजर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं वाइट लाइट ले लूं, तो हमारे पास जो वाइट लाइट आ रही है जो कि दूर दराज सितारों से आ रही है, उस वाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं, उसे उसके हिस्सों में तोड़ते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज करते हैं लाइट को डिस्पर्स करके, कि हमें पता चले कि किस किस्म की लाइट हम तक पहुंच रही है और उससे हमें क्या मालूमात हासिल हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोस्कोप दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके सामने एक लैंप रखा हुआ है और हम लैंप के स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करके उससे सितारों के स्पेक्ट्रम्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि फोटॉन्स एनर्जी लेकर हम तक पहुंचते हैं सितारों से, और एक फोटोन में कितनी एनर्जी है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं जिसमें हमने प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया है ताकि हमें एक फोटोन की एनर्जी मालूम हो सके, और उसके यूनिट बहुत अहम है। यूनिट आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी नजर आएंगे और आपको जूल भी नजर आएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ जाते हैं कि एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रेज हैं। और अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्लॉट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वैल्यू रेडियो वेव्स में बहुत कम है, माइक्रोवेव में उससे ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं, इंफ्रारेड ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, ऑप्टिकल वेवलेंथ्स जो हैं वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 1 से बढ़ता हुआ नज़र आता है। अल्ट्रावायलेट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स 10⁻², यानी सैकड़ों में चला जाता है, एक्स रेज में हज़ारों में चला जाता है, और गैमा रेज 10⁻6 और उससे बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेव्स बन जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास गैमा रेज और उससे आगे जितनी भी रेज हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उन्हें हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, अल्ट्रा हाई एनर्जी रेडिएशंस कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होगी और फ्रिक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होती जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस 2 तरीके से पैदा हो सकती हैं। पहला तरीका यह है कि चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करें और उससे हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव प्रोड्यूस होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं प्रोपोगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो ये एक तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। दूसरा तरीका हमें बोहर ने बताया, नील बोहर ने, और उन्होंने हमें बताया कि जब एटम एक्साइट होते हैं तो वहां पर हमें क्वांटम जंप्स मिलते हैं। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और उसकी वजह किसी फोटोन का एटम से टकराना भी होता है, और बाज़ुकात टेम्परेचर अगर उसका रेज हो जाए या उसे कहीं से एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। और लेकिन जब
वो वहाँ पर अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, क्योंकि वो वहाँ पर अनस्टेबल है तो वो वापस जंप करता है और यहाँ से हमें मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कलर्स के फोटॉन्स, मुख्तलिफ एनर्जी के फोटॉन्स रेडिएट होते नज़र आते हैं। तो जब हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन की, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप विजिबल लाइट का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देख सकते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम जंप्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा आता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा की भी आगे दो किस्में हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। इन वेव्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इन स्पेक्ट्रा को जानने की ज़रूरत क्या है? इसकी वजह यह है कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोप से दूर सितारों को देखते हैं और हमें स्पेक्ट्रा मिलता है उनका, तो उससे हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मसलन हमें गैमा रे से न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स तक की इंफॉर्मेशन मिलती है अगर हमारे पास गैमा रेज आ रही हैं। अगर हमारे पास एक्स रेज आ रही हैं तो हमें शेल्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, तो हमें एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बारे में पता चल रहा है, आउटर शेल्स के बारे में पता चल रहा है। अगर हम इंफ्रारेड की तरफ चले जाए तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसी तरीके से माइक्रोवेव, रेडियो वेव हमें प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, आयॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जिस किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम तक पहुंचेंगी वो हमें सितारों में मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देंगी कि वहां पर क्या हो रहा है, और उतना बारीकी से हम उस सितारे को मॉनिटर कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे। डिस्पर्शन के लिए हम सिर्फ प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जब भी हमारे पास वाइट लाइट आती है तो हम एक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दिखाता हूँ जो कि स्कैटर करती है लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स में और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देख रहे हैं जो कि एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है, और इस ऑप्टिकल कंपोनेंट में आप देख सकते हैं कि डिस्टेंसेस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ट्राइंगल्स की तरह है, लेकिन इनमें डिस्टेंसेस है, सेपरेशन है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की सेपरेशन और जो इनकमिंग लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, इन दोनों पैरामीटर पे डिपेंड करती है कि डिस्पर्शन किस एंगल पर होगी। तो हमारे पास दो किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोप्स हैं, एक प्रिज्म का इस्तेमाल करती है और अमूमन दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करती है। तो मैं आपको यहाँ पर तीनों किस्म के स्पेक्ट्रा दिखा रहा हूँ। जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी को मॉनिटर करते हैं, ब्लैक बॉडी का मतलब यह है कि दूर दराज का सितारा जिससे हमें रेडिएशन हासिल हो रही है। ब्लैक बॉडी पर वैसे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बल्कि एक से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम अगर उसके स्पेक्ट्रा को देखें तो वो स्पेक्ट्रा हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नजर आएगा। प्रिज्म है बीच में, उससे आने वाली लाइट सीधी प्रिज्म पर पड़ी और हमने उसको स्कैटर करके देखा, उसको डिस्पर्स करके देखा, तो अब हमें थर्मल कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रा मिलेगा और इससे हमें बहुत किस्म की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन डायरेक्टली सूरज से रोशनी हम तक आना या सितारों से रोशनी हम तक आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में डस्ट के क्लाउड होते हैं, गैस के क्लाउड्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर गैस के क्लाउड्स दिखा रहा हूँ। रोशनी इस पर पड़ी, जहाँ के क्लाउड्स का टेम्परेचर कम था तो उन्होंने कुछ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने कुछ लाइट के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया ताकि उनका टेम्परेचर ज़रा बढ़ जाए। और अब आपको जो लाइट आएगी उसमें आपको कुछ लाइंस नज़र नहीं आएंगी। ये एनर्जीज मिसिंग है, और इनके मिसिंग होने की वजह क्या है? क्योंकि ये ठंडे क्लाउड ने कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया ताकि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, और इसलिए आपको इस एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस, कुछ फोटॉन्स, कुछ कलर के फोटॉन्स नहीं नजर आएंगे। लेकिन जहां पर क्लाउड्स, गैस के क्लाउड्स का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट से नीचे जंप करते हैं, तो वो कुछ फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो कुछ फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनसे आने वाली रोशनी हमें सिर्फ उन फोटॉन्स के बारे में बताती है। तो ठंडे क्लाउड्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनसे पास होने वाली लाइट जो सूरज की होती है या किसी सितारे की होती है उसमें कुछ लाइंस मिसिंग होती हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे गैस के क्लाउड को देखें जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जो गर्म है, तो वहाँ पर हमें जो रोशनी मिलेगी उसमें हमें कुछ फोटॉन्स नज़र आएंगे, लेकिन बाकी जितना भी स्पेक्ट्रम होगा वो ब्लैक कलर का होगा। इसे किरचॉफ लॉ कहते हैं, जिसने हमें बताया कि 3 किस्म के स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस, अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। मैं आपको यहाँ पर तीनों किस्म के स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस किस्म के 3 स्पेक्ट्रम्स नज़र आते हैं जिससे हम फर्दर चीज़ों को डिड्यूस करते हैं। यही चीज़ हम लैब में एक कॉन्टिन्यूम सोर्स यानी एक लाइट सोर्स से भी एक्सपेरिमेंट के जरिए निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक बल्ब है और मैं उसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के सामने रखता हूं तो मुझे एक कॉन्टिन्यूम स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर उस बल्ब को, उसकी लाइट को मैं एक क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस
यानी हाइड्रोजन गैस के क्लाउड से गुजारूं तो मुझे यहाँ पर एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें कुछ फोटॉन्स नहीं होंगे। और अगर मैं उसको इस बल्ब को हटा लूं और उसके बाद उसे देखूं, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा हो गया होगा, उसने कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लिए, तो मुझे यहाँ पर उसका जो कलर नज़र आएगा उससे जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मैं गुजारूंगा उस लाइट को, तो मुझे यहाँ पर एमिशन लाइंस नज़र आएंगी और मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस किस्म की इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हो रही हैं। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। लाइट सोर्स डायरेक्टली स्पेक्ट्रम देती है जिसे कंटिन्यूस कहा जाता है। अगर वो किसी क्लाउड से गुजर कर हमें दे रही है तो अब उसमें कुछ किस्म के फोटॉन्स नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उस सिर्फ क्लाउड को देखें तो उस क्लाउड के कलर से हमें कुछ फोटॉन्स मिलेंगे, जिसे हमें पता चल जाएगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स ने किस वेवलेंथ की लाइट को या किस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। तो मैं आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ सोडियम का, मरकरी का, और इसी तरीके से लिथियम का भी आप देख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं और एमिशन स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन इसमें मिसिंग होती है वही हमें नीचे एमिशन स्पेक्ट्रम में नजर आ रही है और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो यहाँ पर हर एलिमेंट का आपको स्पेक्ट्रा दिखाया गया है और इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि एलिमेंट की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, उनकी अपनी स्पेक्ट्रल लाइन होती है जो उसे एक दूसरे से मुनफरद करती हैं। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट को पहचानना है तो आप उसके स्पेक्ट्रम से उसको पहचान सकते हैं। जब भी हम सूरज की आने वाली रोशनी को स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते हैं तो मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं, उसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं। लेकिन अगर मैं उसको आसान करके देखूं तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्योंकि मैं सूरज से आने वाली रोशनी को देखता हूं और उसके स्पेक्ट्रा को ड्रॉ करता हूं, और फिर मैं लैब में एक बल्ब की रोशनी को देखता हूं और फिर उसका स्पेक्ट्रा देता हूं और उसको सूरज के स्पेक्ट्रा से कंपेयर करता हूं। तो मसलन मैंने एक सोडियम बल्ब लिया और उसका स्पेक्ट्रा देखा और फिर मैंने सूरज के स्पेक्ट्रा में देखा कि कहीं सोडियम लाइंस मुझे नजर आ रही हैं। इसी तरीके से मैं लिथियम का स्पेक्ट्रा देखूंगा, इसी तरीके से मैं ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रा देखूंगा। तो जब मैं सूरज का स्पेक्ट्रा पूरा देखूंगा तो उसमें मैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लूंगा और इससे मुझे पता चल जाएगा कि सूरज में किस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। सूरज में ऑक्सीजन भी है, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, हाइड्रोजन भी है, आयरन भी है। तो हम काफ़ी चीज़ें सूरज के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं इन स्पेक्ट्रम लाइन से कि किसी भी सितारे में किस किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का प्रेशर क्या है, उस सितारे की ग्रेविटी क्या है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कितनी पावरफुल है, और उस सितारे की वेलोसिटी क्या है, क्या वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। और उसके लिए हम मदद लेते हैं रेड शिफ्ट की, डॉपलर इफेक्ट की, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या ये सितारा हमारी तरफ आ रहा है या वो सितारा दूर जा रहा है। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास एक नीचे स्पेक्ट्रल लाइंस हैं एक बल्ब की जो कि मैंने लैब में लिया, और मेरे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं सितारे की। तो जब मैं सितारे की तरफ देखता हूँ तो मैं नज़र आता है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस, सपोज ये सोडियम का या हाइड्रोजन का किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा है, तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पर शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रही है। अब एक और सितारा देख लें, उसकी और भी ज़्यादा राइट की साइड पर ये लाइंस शिफ्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब राइट की साइड पर या रेड शिफ्ट हो रही होती है तो उस वक्त वो सितारा हमसे दूर जा रहा होता है। तो हमें पता चल जाता है कि एक तो इस सितारे की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, और इससे हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अनशिफ्टेड स्पेक्ट्रम मेरे पास ये, लेकिन मैं एक सितारे की तरफ देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि यहां पर रेड शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि आप देखेंगे ये रेड साइड पर स्पेक्ट्रल लाइन जा रही है, ये भी राइट साइड पे जा रही है, ये भी राइट साइड पे, राइट साइड क्या है, रेड साइड है, लो फ्रीक्वेंसी साइड है, ये भी राइट साइड पे जा रही है। तो इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये सितारा हमसे दूर जा रहा है। लेकिन अगर एक और सितारे को मैं देखूं तो वहां पर ये चीज मुझे लेफ्ट साइड पर जाती हुई नजर आती है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये ब्लू शिफ्टिंग है जो कि बहुत कम होती है, रेयर केस है, लेकिन इससे मुझे पता चलेगा कि ये सितारा हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन से सितारों की डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटी के बारे में भी पता चलता है। और आखिर में मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि इन स्पेक्ट्रम लाइंस की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि सितारे का प्लाज्मा किस किस्म का है। मसलन हम सितारे के प्लाज्मा को दो किस्म से रिकग्नाइज करते हैं। पहला है ऑप्टिकली थिक, जिसमें फोटॉन्स इस सितारे में बार बार एब्जॉर्ब होते हैं और री इमिट होते हैं, और यहाँ पर प्लाज्मा बहुत ज़्यादा थिक होता है, और इसकी वजह से यहाँ का जो स्पेक्ट्रा होता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। लेकिन अगर
हम सितारे के बाहर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जो रोशनी होगी, यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी वो ऑप्टिकली थिन बताएंगी इस सितारे को, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर गैसेस हैं लेकिन यहाँ पर फोटॉन्स आहिस्ता आहिस्ता स्केप कर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते और उनको रीमिट नहीं किया जाता। तो यहाँ से जो आने वाली रोशनी है हमारे पास वो हमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देती है। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि सितारा जो है वो ऑप्टिकली कितना थिक है या ऑप्टिकली कितना थिन है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको, कुछ लोग कहते हैं किरचॉफ्स लॉ कहना चाहिए, तो आपको लॉज उनके मिल चुके हैं जिसमें उन्होंने 3 किस्म के स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और ये बताया कि स्पेक्ट्रम हमें कैसे हासिल होते हैं और इन स्पेक्ट्रम से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।